सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दिल्ली में शिखर वार्ता आज। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर होगी चर्चा। परिवहन, संपर्क, क्षमता निर्माण और संस्कृति समेत कई क्षेत्रों में 6 से 7 समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। दोनों नेता साझा तौर पर 3 परियोजनाओं का भी करेंगे शुभारंभ। चुनिंदा सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण में तेजी लाने के लिए सरकार का बड़ा कदम। रणनीतिक विनिवेश की नई प्रक्रिया को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग की बढ़ी भूमिका। महाराष्ट्र में 150 सीटों पर बीजेपी और 124 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना। एनडीए के अन्य सहयोगी दलों को 14 सीटें। महाराष्ट्र के साथ हरियाणा में भी नामांकन पत्रों की जांच आज। महाराष्ट्र में 5,534 और हरियाणा में 1,846 उम्मीदवारों ने भरा है पर्चा। आधुनिक सुविधाओं से लैस देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का आज से व्यावसायिक संचालन। दिल्ली से लखनऊ के लिए दोपहर 3:35 पर होगी रवाना। हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत भी अपनी पहली कॉमर्शियल यात्रा पर दिल्ली से कटरा के लिए रवाना। और पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेस स्पर्धा में अविनाश साबले ने टोक्यो ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। दोहा में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 दिन के भीतर दूसरी बार तोड़ा अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड। फाइनल में 8 मिनट और 21.37 सेकंड का लिया समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच आज शिखर वार्ता होगी। दोनों नेता तीस्ता समेत दूसरी नदियों के जल बंटवारे से जुड़े मुद्दों को भी सुलझाने पर बात करेंगे। इस दौरान परिवहन, संपर्क और संस्कृति के क्षेत्र में 6 से 7 समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी भारत यात्रा के तीसरे दिन आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता करेंगी। बातचीत में आपसी रिश्तों में और मजबूती के अलावा कनेक्टिविटी, क्षमता निर्माण, आर्थिक सहयोग, दोनों देशों को लाभ पहुंचाने वाले व्यापार और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने का रोड मैप बनाया जाएगा। दोनों प्रधानमंत्रियों की बातचीत के बाद परिवहन, संपर्क और संस्कृति के क्षेत्र में 6 से 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के साथ मिलकर 3 परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। The relations have never been so close. Naturally, the focus of discussion will be on the bilateral relationship. It could cover trade and connectivity. And when I say bilateral relationship, we are talking about the next steps in the bilateral relationship. What are the steps which we should take, the two countries should take now to get the relationship of into a different trajectory. Trade and connectivity is one, development cooperation is another, people-to-people ties, culture, and other issues of mutual interest will be discussed. भारत बांग्लादेश के रिश्ते इतने घनिष्ठ और अर्थव्यवस्था इतने जुड़े हैं कि भारत से प्याज के निर्यात रुकने से वहां भी संकट की स्थिति बन गई है। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच इस तरह के मसलों पर भी चर्चा होगी ताकि प्याज सहित आम जीवन के लिए जरूरी व्यापार के मामले में बांग्लादेश को कुछ छूट दी जा सके। इधर कई वर्षों में भारत और बांग्लादेश की सीमा के पार घुसपैठ में काफी कमी आई है और प्रयास है कि ये 0 तक पहुंच जाए ताकि दोनों देशों की जनता के बीच आपसी विश्वास में भी इजाफा हो। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हाल में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर भी बात हुई थी, जिसमें भी आपसी मसलों को नए तरीके से देखने पर चर्चा हुई थी। भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बीच एक नई ऊंचाई देने का यह सबसे सुनहरा मौका है ताकि दोनों देशों के संबंधों में नए आयाम जुड़ें, गुणात्मक भी हों और मात्रात्मक भी। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अक्टूबर को जब मिलेंगी उसके बाद किस तरीके के नतीजे घोषित किए जाते हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन।
और आइए इस बारे में हम ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, शेख हसीना का ये जो दौरा है ये कई मायनों में अहम है। हम जानते हैं अवैध घुसपैठ का भी मुद्दा उठ सकता है और 3 परियोजनाओं की बात और करीब करीब 7 समझौतों की बात हो रही है। थोड़ा कुल मिलाकर हमें समझाएं कि कौन से ऐसे मसले हैं जिन पर आज नजरें रहने वाली हैं, समझौते और परियोजनाओं को लेकर क्या कुछ निकल कर आ सकता है? देखिए, जो सबसे अहम बात है प्रीति की, इधर के दिनों में भारत और बांग्लादेश के संबंध ने काफी अच्छी ऊंचाई हासिल की है और इस तरह का विश्वास 2 देशों के बीच में और खास करके 2 पड़ोसी देशों के बीच में एक बहुत ही कहें कि अहम अचीवमेंट है दोनों देशों के लिए, बांग्लादेश के लिए भी और भारत के लिए भी। भारत के कई जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बने हैं वो बांग्लादेश से होकर जा रहे हैं आजकल, चाहे वो रेल लाइन हो या यहाँ तक कि जो यातायात, सड़क यातायात है वो भी बांग्लादेश से होकर गुजर रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बीच में आज जो मुलाकात है वह मुलाकात इस संबंध को और नई ऊंचाई तक ले जा रहा है। और जब मैं नई ऊंचाई तक कह रहा हूं तो ये सिर्फ मात्र आर्थिक नहीं बल्कि इसमें कई तरह के और रणनीतिक आयाम इसमें जोड़े जाने हैं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब आज मिलेंगे तो उसमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में चर्चा होगी जिसके बारे में हमने कल काफी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और अन्य अधिकारियों से पूछने की कोशिश की, लेकिन वे इसे सरप्राइज एलिमेंट के रूप में रखना चाहते हैं। और आज जब 11:30 बजे करीब दोनों नेताओं के बीच में शिखर वार्ता होगी उसके बाद वे घोषित करेंगे। लेकिन जहां तक अंदाजा लगाया जा सकता है और जहां तक हम लोग की समझ है उसमें ये लग रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ नई छोटे भारत की तरफ से दी जाएगी, ताकि देखते हैं कि कई बार जब होता है कि आवश्यक वस्तुओं के लिए भी बांग्लादेश को भारत पर निर्भर रहना पड़ता है और ऐसे में भारत के आंतरिक जो कई परिवर्तन होते हैं उससे भी कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत में इस बात पर भी कोई निर्णय लिया जाएगा जिसमें कि बांग्लादेश को इस तरह की परेशानियां न झेलनी पड़े। उसके अलावा कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात हो सकती है भारत और बांग्लादेश के बीच में, खास करके बांग्लादेश की सीमा के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश इधर के दिनों में काफी आर्थिक रूप से महत्वाकांक्षी हुआ है और भारत की मदद से, भारत के सहयोग से वे आगे बढ़ना चाहते हैं। वहाँ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बन रहा है जो भारत और रूस के सहयोग से बन रहा है। तो इन तरह के संबंधों को और ज्यादा रणनीतिक और आर्थिक आयाम देने की कोशिश होगी और आज संभवतः 6-7 समझौतों पे हस्ताक्षर होने की संभावना है प्रधानमंत्रियों के मिलने के बाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को विस्तार से फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं आगे बढ़े खबरों में तो सरकार ने चुने गए सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण में तेजी लाने के प्रयास स्वरूप रणनीतिक विनिवेश की नई प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विनिवेश की इस प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। इसके तहत वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाले निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग को सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी बिक्री के लिए शीर्ष एजेंसी बनाया गया है। ये कदम रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया में तेजी लाने के इरादे से उठाया गया है। इसमें सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित मंत्रालय की भूमिका को कम किया गया है। वर्तमान में रणनीतिक बिक्री के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की पहचान नीति आयोग करता रहा है, लेकिन अब नीति में बदलाव के बाद दीपम में भी सामने आया है। अब दीपम और नीति आयोग दोनों मिलकर रणनीतिक बिक्री के लिए उपक्रमों की पहचान और प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ ही अब वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले दीपम के सचिव विनिवेश पर गठित अंतर मंत्रालय समूह की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस समूह में सार्वजनिक उपक्रमों के प्रशासकीय मंत्रालयों के सचिव शामिल हैं। सचिवों के एक समूह द्वारा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सरकार की पूरी 53.29% हिस्सेदारी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में पूरी 63.75% और कांकोर में 30% और निप्को में 100%, साथ ही टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 75% हिस्सेदारी बेचने पर सहमति व्यक्त करने के 1 सप्ताह के भीतर ही प्रक्रिया में ये बदलाव किया गया है। बाढ़ पीड़ित बिहार और कर्नाटक के लिए केंद्र सरकार ने मदद का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से बिहार को 400 करोड़ और कर्नाटक को 1200 करोड़ रुपए के अग्रिम भुगतान की घोषणा की है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने बिहार के एसडीआरएफ के लिए अपने हिस्से की दूसरी किस्त को अग्रिम रूप से जारी करने का फैसला किया है। इसके तहत राज्य को 213.75 करोड़ रुपए मिलेंगे।
राज्यों में बाढ़ के चलते कई लोग जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा हजारों लोग घरों में पानी भरने के कारण बेघर हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा की सुरक्षा करने वाले बलों को निर्देश दिया है कि वो अग्रिम स्थानों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों की पहचान करें और उनके समाधान के लिए विस्तृत कार्य योजना पेश करें। अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक का आयोजन सीमा सुरक्षा की मौजूदा स्थिति की समीक्षा और इसे और मजबूत बनाने के उपायों के संबंध में की गई थी। गृहमंत्री ने आतंकवाद, उग्रवाद, भ्रष्टाचार के साथ साथ हथियारों, नशीले पदार्थों और मवेशियों की तस्करी को कतई बर्दाश्त नहीं करने की सरकार की नीति पर भी जोर दिया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने गूगल के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत दोनों संगठन आयुष्मान भारत के कामकाज की रोजमर्रा की परेशानियों को कम करने का प्रयास करेंगे। गूगल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की एक डिजिटल उपस्थिति दर्ज कराएगा, जिसमें उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सारी जानकारियां मुहैया कराई जाएंगी। इसके साथ ही गूगल NHA के कर्मचारियों में डिजिटल स्किल का विकास करने के लिए ट्रेनिंग भी देगा। और आइए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी रण की। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर है। दोनों राज्यों में 21 अक्टूबर को मतदान होगा और 24 अक्टूबर को वोटों की गिनती के बाद नतीजों का ऐलान हो जाएगा। दोनों राज्यों में एक ही दिन में एक चरण में चुनाव कराए जाएंगे। हरियाणा में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 2 नवंबर, जबकि महाराष्ट्र की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर को पूरा हो रहा है। और पहले खास नजर अगर महाराष्ट्र पर डालें तो 21 अक्टूबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और एनसीपी नेता अजित पवार समेत 3,754 उम्मीदवारों ने कल पर्चा दाखिल किया। कुल 5,534 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक नांदेड़ जिले के भेकर विधानसभा सीट से सबसे ज्यादा 135 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा, जबकि सबसे कम महज 4 प्रत्याशियों ने मुंबई के माहिम और सेवरी से पर्चा दाखिल किया है। अंतिम दिन कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी के अजीत पवार और छगन भुजबल और शिवसेना के एकनाथ शिंदे समेत कई प्रमुख हस्तियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि शिवसेना ने 124 सीटों पर प्रत्याशियों को टिकट दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सीटों के बंटवारों को लेकर औपचारिक जानकारी दी है। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं और बीजेपी की 150 और शिवसेना की 124 सीटों के अलावा बाकी बची 14 सीटों पर सहयोगी दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी शिवसेना मिलकर एक बार फिर महाराष्ट्र में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और इस समय हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवविक्रम, अब आज नामांकन पत्रों की जांच होगी और सभी जो उम्मीदवार हैं उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया, यानी अब जो तेजी है कहीं चुनाव प्रचार को लेकर, अपने अपने इलाके में जनता को लुभाने को लेकर, वो आज से कवायद तेज होने वाली है।
बिल्कुल प्रीति, आज से ये कवायद तेज होने वाली है और जो यहाँ पर राजनीतिक दलों की जो यहाँ पर चुनाव प्रचार है वो हर एक इलाके में ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए हम देखें कि कल जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख के बीच में जो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्योंकि बीते कई सालों से, मतलब 4 या 5 सालों से लगातार ये चल रहा था कि शिवसेना और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में एक संदेश देने की कोशिश की गई कि जो ये चुनाव है दोनों पार्टियां एक मंच पर आकर लड़ रही हैं। ऐसे में जो शिवसेना के समर्थक हैं और बीजेपी के समर्थक हैं, दोनों को एक साथ प्रयास करने चाहिए, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को और ज्यादा जीत का अंतर बनाया जा सके। तो एक तरफ से एनडीए की तरफ से ये कवायद हो रही है, वहीं एनसीपी की तरफ से हम देखें कि हालांकि राज्य में कांग्रेस का ग्राफ बीते सालों में गिरा है, लेकिन एनसीपी की कोशिश है कहीं ना कहीं कि जो पिछली बार जो उनकी स्थिति थी उससे बेहतर किया जा सके और पुराने जनाधार को वापस पाया जा सके। यहाँ पर अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनावों में देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में एनसीपी का दायरा थोड़ा बढ़ा था पिछले चुनाव के मुकाबले। तो ऐसे में यूपीए की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस समय पूरे चुनाव में सामने आ रही है, क्या यूपीए अपने जनाधार को वापस पा पाएगा? क्योंकि हम 2014 से अगर देखें प्रीति, तो 2014 से लगातार यूपीए के खेमे में बगावती सुर है, वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ठीक चुनाव से पहले हमने देखा जिस तरीके से ये सुर और ज्यादा तेज हमें दिखाई दिए यूपीए के अंदर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नविक्रम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और महाराष्ट्र के बाद अब रुख कर लेते हैं हरियाणा के रण का। हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला, उनकी मां नैना चौटाला, खिलाड़ी संदीप सिंह और योगेश्वर दत्त समेत 1263 उम्मीदवारों ने विधानसभा चुनाव के लिए कल नामांकन दाखिल किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कुल 1846 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी सीट गढ़ी सांपला किलोई से, जबकि चौटाला ने उचाना कला सीट से, इसके अलावा नैना ने भादरा से, संदीप ने पेहोवा और दत्त ने बड़ौदा सीट से नामांकन भरा है। नामांकन 7 अक्टूबर तक वापस लिए जा सकेंगे। हरियाणा के 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 21 अक्टूबर को होना है। रविंद्र सिंह शोरान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जगह धरी से वो हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, क्योंकि नामांकन का काम पूरा हो गया है, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी कि हरियाणा में अब बताइए, अब किस तरह की तेजी खासकर अपने अपने इलाके में प्रचार को लेकर अब नजर आने वाली है? जी प्रीति, देखिए हरियाणा की जो राजनीति है वो थोड़ी सी अलग किस्म की है, क्योंकि यहाँ पर हर जिले के अलग अलग नेता हैं जिनका लंबे अरसे से पारिवारिक तौर पर उस क्षेत्र में वर्चस्व रहा है। अगर हम सिरसा की बात करें तो वहां चौधरी देवीलाल का जो परिवार है उसकी चौथी पीढ़ी जो है वो अभी फिलहाल राजनीति में है। उनका काफी उस इलाके में लंबे समय तक वर्चस्व रहा है। उसके आसपास के जो जिले हैं उन पर भी उनका काफी प्रभाव देखा जाता है। उसके अलावा उसके बाद हम हिसार की अगर बात करें तो वहां चौधरी भजनलाल, जो कि करीब 13 वर्ष तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनका काफी प्रभाव रहा है। फिर रोहतक का जो क्षेत्र है, जिसमें रोहतक, सोनीपत और झज्जर का इलाका आता है, वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनका परिवार का काफी लंबे समय तक प्रभुत्व रहा है। और भिवानी में चौधरी बंसीलाल, जो कि 2 बार जो है 3 बार अलग अलग समय वक्त पर मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इस तरीके से, लेकिन इन सब से अलग जब 2014 में बीजेपी ने सरकार बनाई तो जो अभी तक पिछड़ा हुआ इलाका माना जा रहा था, जहां के नेताओं को मुख्यमंत्री के तौर पर अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, ऐसा इलाका उत्तर हरियाणा, जिसमें करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पिंजौर ये इलाका आता है, उस इलाके को बीजेपी ने प्रतिनिधित्व दिया और मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री के तौर पर यह पद देने के बाद इस इलाके की लंबे अरसे से जो एक लंबित मांग थी, उस मांग को पूरा किया, जिसके बाद यहाँ के राजनीतिक समीकरण जो है उनमें काफी बदलाव आया है। ये जो क्षेत्र, जिसको अगर हम लोग सोनीपत से जोड़ें तो जीटी रोड जो चंडीगढ़ तक आता है, इस इलाके पर जितनी भी सीटें हैं
उन सीटों पर बीजेपी को लगता है कि बड़ा असर पड़ेगा मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री बनने के बाद जी। और बीजेपी का कहना है कि पिछले 5 साल में जिस तरीके से उन्होंने कई नीतियां बनाई हैं, जो आम आदमी के हित से जुड़ी नीतियां हैं, जो किसान जो इलाका है ये हरियाणा फायदा मिलेगा, ये उम्मीद कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, आपने हमें समझाया कि हाल फिलहाल हम देखें और खासकर पिछले चुनाव के बाद किस तरह से जो समीकरण, जो राजनीति है बदली है हरियाणा की। बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए फिलहाल आपका। कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी को दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उत्तर प्रदेश से जहां बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नामांकन दाखिल किया, वहीं बिहार से राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी की ओर से सतीश चंद्र दुबे ने नामांकन दाखिल किया है। बिहार से राज्यसभा के लिए सतीश दुबे का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है, क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन था और उनके अलावा किसी और उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की मृत्यु के बाद खाली हुई है। वहीं बिहार की एक सीट मशहूर वकील राम जेठमलानी के निधन के बाद खाली हुई है। दोनों सीटों पर 16 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का आज से व्यावसायिक संचालन शुरू हो जाएगा। दिल्ली से लखनऊ के लिए यह ट्रेन दोपहर 3:35 पर रवाना होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ जंक्शन से इसे हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया था। ये ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस के यात्रियों को ट्रेन के 1 घंटे से अधिक का विलंब होने पर 100 रुपए और जबकि 2 घंटे से अधिक की देरी पर 250 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। IRCTC की इस पहली ट्रेन के यात्रियों को 25 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा भी दिया जाएगा। वहीं हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत भी अपनी पहली कमर्शियल यात्रा पर दिल्ली से कटरा के लिए रवाना हो गई है। ट्रेन से दिल्ली और कटरा की दूरी महज 8 घंटे में तय की जा सकेगी। अभी इस दूरी को तय करने के लिए 12 घंटे का समय लगता है। कटरा प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए आखिरी रेलवे स्टेशन है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किया था। इसरो ने चंद्रयान 2 की ऑर्बिटर के कैमरे से चांद की खींची तस्वीरें जारी की हैं। ऑर्बिटर के हाई रेजोल्यूशन कैमरे से खींची इन तस्वीरों में चांद की अलग ही झलक देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले ही ऑर्बिटर से खींची गई तस्वीरों के जरिए इसरो ने विक्रम लैंडर की लोकेशन मिलने की जानकारी भी दी थी। ऑर्बिटर 7.5 साल तक चांद की कक्षा की परिक्रमा करता रहेगा। इसी ऑर्बिटर के कैमरे से ही चांद की नई तस्वीरें साझा की गई हैं। बाद खेलों की, अविनाश साबले ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पुरुष 3000 मीटर स्टीपल चेस स्पर्धा में 3 दिन में अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ डाला है। फाइनल में किए गए इस रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के दम पर उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट नागरिक सोफिया ने कल इंदौर के एमरॉल हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित 51वां राउंड स्क्वायर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। यहां उसने जलवायु परिवर्तन पर बात की। Climate change is a human problem that is going to require a human solution. Humans are a paradox to me. For example, what on earth is a round square? How is it even possible? An ideal world would be one where humans could have a more expansive understanding of time. They could remember the past so as not to repeat it. They could see each other as children and elderly simultaneously. They could understand the impact of their actions in the present on future generations. भाग दौड़ भरी जिंदगी में आज हर व्यक्ति के पास समय का अभाव रहता है। इसी के मद्देनजर आर्यन हेरिटेज फाउंडेशन ने संपूर्ण रामलीला को सिर्फ 3 घंटों में दिखाने का शानदार काम किया है। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत और देखिए इसी की एक झलक। नमस्कार।
नित नए रूप देखे राम की लीला के, लेकिन ऐसा नहीं देखा जहां प्रेम भी है और रौद्र रूप भी। हर भाव की अभिव्यक्ति को तकनीक के इस्तेमाल ने और जीवंत कर दिया। दिल्ली के पीतमपुरा में नेताजी सुभाष प्लेस ग्राउंड में चल रही डिजिटल रामायण में कलाकारों ने अपने अभिनय और नृत्य से दर्शकों का मन मोह लिया। प्रस्तुति को आकर्षक बनाने के लिए 180 फुट का विशाल मंच तैयार किया गया है, जिस पर एनएसडी समेत अन्य संस्थाओं के 120 कलाकार संपूर्ण रामायण को जीवंत बना रहे हैं। अब ये रामायण जो इंटरनेशनल लेवल में हो गया है, तो इसलिए हम इंडियन डांस की शैलियों को इसमें इन्वॉल्व किया है। बहुत सारे मार्शल आर्ट फॉर्म है इसमें, बहुत सारे फोक फॉर्म्स है, बहुत सारे क्लासिकल फॉर्म्स है। तो इसको मिला के हम करते हैं अभी भी, क्योंकि हमारे देश में इतना सारे वैरायटीज है डांस का, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी को हम यूज़ करेंगे। इसमें 16 शानदार साउंड ट्रैक दिए गए हैं, जिसे मशहूर संगीत निर्देशक राजकमल के बेटे चंद्रकमल और भारत कमल ने निर्देशित किया है। साथ ही रावण का परिचय देने के लिए कैलाश खेर की आवाज और दर्शकों को बांधे रखने के लिए मुकेश खन्ना का वॉइस ओवर मंचन को बेहद खास बना रहा है। इट्स लाइक अ ड्रीम, तो सोचने के परे है, और हम लोगों को जब सारे एम्बियंस और माहौल एक साथ में एग्जीक्यूट होता है, तो मतलब ये जो कैरेक्टर की महत्व और जो मतलब कैरेक्टर निभाने की जो प्रक्रिया है, उसको और ज़्यादा इनहेंस होता है। ऑफ कोर्स जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, सबको अच्छा लगता है। देखो पुराने से जैसे भी नए में कन्वर्ट होते हैं, हर किसी को अच्छा लगने ही लगता है। ऑफ कोर्स तो नई फैसिलिटी हम लोगों को भी बहुत अच्छी लगती है, और आप जो ऑडियंस है उनको भी अच्छा देखने में लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप देखिए, सबको दिखाइए, काफ़ी सीख मिलेगी इससे। एक नई चीज़ है ये, पहले कभी नहीं हुई है, अब हो रही है, तो देखिए और सीखिए। आर्यन हेरिटेज फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेंद्र मित्तल ने कहा कि इसका मकसद युवाओं और बच्चों को नैतिक ज्ञान देना है। रामायण जो हमें सिखाती है, एक परिवार में कैसे मतलब जो है सारे संस्कार होने चाहिए, कैसे भाई भाई का प्यार होना चाहिए, कैसे बाप के प्रति जो है अपनी श्रद्धा होनी चाहिए, कैसे माँ के प्रति सब चीज़ें, ये सब चीज़ें दिखाने के लिए हम आज की पीढ़ी के लिए जो है ये रामायण कर रहे हैं। दिल्ली के पीतमपुरा में 3 घंटे की संपूर्ण रामायण का मंचन 7 अक्टूबर तक चलेगा। महज 3 घंटे की अवधि में कलाकारों ने ब्रॉडवे स्टाइल में संपूर्ण रामायण को दिखाकर न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि समाज को एक रास्ता भी दिखाया कि कैसे आधुनिकता को साथ लेकर रामायण के आदर्शों पर अमल किया जा सकता है। कैमरामैन नवीन के साथ भरत सिंह दिवाकर, राज्यसभा टीवी, नई दिल्ली। देखिए आपका कानून रवि